Everyone, welcome to day 19 of our daily PYQ research program। और इस सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे कुछ पॉलिटी की PYQs। और ये यूपीएससी में 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे, आप इसे पढ़िए, एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ हिज पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड against the governor during his or her term of office. Members of state legislature are not liable to any proceedings in any court in respect of anything said within the house. इनमें से देखो पहली स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट अनडिस्प्यूटेडली कोई भी आदमी इसे ठीक बोल देगा कि यस, गवर्नर या फिर इवन प्रेसिडेंट, ये इनकी पर्सनल या किसी भी मिनिस्टर की इनकी पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होती है। कोई भी काम ये कर रहे होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के तौर पे कर रहे होते हैं, और इन्हें, है ना, फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ देयर ओन ड्यूटी दे आर नॉट पर्सनली लाइबल। ये किसी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किए जाएंगे, ये बात बिल्कुल सही है। और ये इम्यूनिटी दी गई है आर्टिकल 361 में, आगे हम पढ़ेंगे। सवाल कहाँ आता है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट के खिलाफ इनिशिएट नहीं की जा सकती है, सभी को मालूम है। के खिलाफ इनिशिएट नहीं की जा सकती है, सभी को मालूम है। बट अगर कोई एग्जिस्टिंग क्रिमिनल केस किसी भी गवर्नर या प्रेसिडेंट के खिलाफ चला हुआ है, रनिंग है, तो क्या वो कंटिन्यू भी नहीं की जा सकती? इस तरीके के, है ना, ये थोड़े डेप्थ में इन चीज़ों को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट ये स्टेटमेंट भी सही है, यस, कंटिन्यू भी नहीं की जा सकती है। गवर्नर और प्रेसिडेंट को गवर्नर और प्रेसिडेंट रहते अरेस्ट भी नहीं किया जा सकता है। तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग, सिविल एंड क्रिमिनल। देखो, सिविल मैटर्स क्या होते हैं और क्रिमिनल मैटर्स क्या होते हैं? क्रिमिनल मैटर्स आर द क्राइम्स अगेंस्ट द सोसाइटी। क्रिमिनल मैटर्स वो मैटर्स होते हैं जो आपने सोसाइटी के खिलाफ क्राइम कमिट किया हो। फॉर एग्जाम्पल रेप, फॉर एग्जाम्पल एब्डक्शन, फॉर एग्जाम्पल अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, फॉर एग्जाम्पल मर्डर। These are not the crimes committed by individual against himself. It is the crime committed against the society. आप किसी का मर्डर कर रहे हो, उससे सोसाइटी को आप हार्म कर रहे हो, है ना, वो समाज का ही पार्ट है। आप किसी का रेप कर रहे हो, आप समाज को हार्म कर रहे हो, वो सोसाइटी का ही पार्ट है ना। तो दीज आर द क्राइम्स कमिटेड अगेंस्ट द सोसाइटी, एंड हु इज द पॉलिटिकल एजेंट ऑफ द सोसाइटी? इट इज द स्टेट। इसीलिए जो भी क्रिमिनल मैटर होता है, मान लो कोई मर्डर का मैटर है, मान लो रेप का मैटर है, उसमें वन ऑफ द पार्टी स्टेट होता है, उसमें वन ऑफ द पार्टी पुलिस होती है। पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है ऑन द बिहाफ ऑफ, है ना, ऑन द बिहाफ ऑफ द पार्टी कंसर्न, ऑन द बिहाफ ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी जिसके खिलाफ आपने रेप किया है। पुलिस उसमें एक पार्टी बन जाती है, समझ रहे हो? सो स्टेट बिकम्स वन ऑफ द पार्टी। सिविल मैटर्स में स्टेट का वन ऑफ द पार्टी बनना जरूरी नहीं है, हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल टैक्स मैटर है, स्टेट वन ऑफ द पार्टी होगी। लेकिन मान लीजिए आपकी जमीन का मैटर है, जमीन का विवाद है किसी व्यक्ति के साथ, तो उसमें स्टेट पार्टी नहीं बनती है, स्टेट वहां पे पार्टी नहीं बनेगी। ये, है ना, रामलाल वर्सेस रामू, इस तरीके से इनके केस चलते हैं। अदरवाइज क्रिमिनल मैटर्स कैसे होते हैं? रामलाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दीज आर क्रिमिनल मैटर्स, है ना। सो 1, 2 एंड 3 तीनों स्टेटमेंट्स इसमें सही है। नहीं, कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग गवर्नर और स्टेट और राज प्रमुख, जो कि पहले हुआ करते थे प्रिंसली स्टेट्स के ही, जो, ठीक है, जो प्रिंसेस थे, उनको कुछ टाइम के लिए, जब हमारा डिवीजन ऑफ स्टेट्स कुछ ऐसा था, पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट, है ना, डी, तो उनके राज प्रमुख उन्हें बनाया गया था, है ना। अब राज प्रमुख एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है कि भैया उनके खिलाफ कोई भी नई प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट नहीं की जा सकती और ना ही कंटिन्यू की जा सकती है कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग। क्या सिविल प्रोसीडिंग कॉन्स्टिट्यूट की जा सकती है? यस, लेकिन उसके लिए उन्हें 2 मंथ्स का प्रायर नोटिस मिलना चाहिए, ये बात ध्यान में रखो। अगली बात कि कोई भी कोर्ट पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को इंक्वायर नहीं कर सकती है। पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में किसी भी कोर्ट का कोई रोल नहीं रहेगा, है ना। आपने पार्लियामेंट में जो मर्जी बोला हो, वो कोर्ट के अंदर इंक्वायर नहीं की जा सकती है।
राइट। एंड नेक्स्ट एक बात कि ऐसी ही इम्यूनिटी दी गई है पार्लियामेंट को भी, ऐसी ही इम्यूनिटी दी गई है कोर्ट को भी, कि जो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं, एंड एक बात इंपॉर्टेंट बात है ना, कि इसमें सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेज इंक्लूडेड है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जो जजेज हैं, लोअर कोर्ट के जो जजेज हैं, उन्हें ये कम है ना, यहां पे वो फंसा सकता है कि क्या सारी कैटेगरी के जजेस को, क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट है ना, तालुका कोर्ट, क्या उनके जजेस को, उनके कंडक्ट को भी पार्लियामेंट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता? अगर ऐसा सवाल बनाया जाए तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं किया जा सकता। हालांकि स्टेट्स, क्योंकि ये वाली जो जजेस होते हैं ये स्टेट्स के अंदर आते हैं, तो स्टेट लेजिस्लेचर अपना लॉ बना सकती है, कानून बना सकती है इनको इम्यूनिटी देने के लिए, बट कॉन्स्टिट्यूशन ने इन्हें इम्यूनिटी नहीं दी है। यहां से वो सवाल बना सकते हैं। अगर वो बोले एज पर आर्टिकल 121 या एज पर कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रिक्ट एंड लोअर कोर्ट के कंडक्ट को भी डिस्कस नहीं किया जा सकता है पार्लियामेंट में, तो ना, ये गलत हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के कंडक्ट को डिस्कस नहीं किया जा सकता है पार्लियामेंट में। ये जो मर्जी जजमेंट दे पार्लियामेंट में वो डिस्कस नहीं होगा, एक्सेप्ट ऑन वन इंस्टेंस, जब उस जज के खिलाफ मोशन फॉर रिमूवल ना लाया जाए, तब तक नहीं डिस्कस हो रहा है। जैसे जस्टिस, और ये इंपॉर्टेंट हो गया है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना, आर्टिकल 121, आर्टिकल 124 इंपॉर्टेंट है। जस्टिस यशवंत वर्मा का जो केस आया था दिल्ली में, है ना, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, क्या ऐसी कोई और इम्यूनिटी भी मिली हुई है? यस, एक और इम्यूनिटी है कि जजेस पे आर्टिकल 329 के तहत, 329 के तहत एक्सप्लिसिट बार लगाया गया है कि वो ना तो डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, और ना ही अलॉटमेंट ऑफ सीट्स को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। ये कोर्ट में क्वेश्चन नहीं हो सकते हैं। और इसी, है ना, इसी वजह से जब आप देखेंगे आर्टिकल 327 के तहत जो डीलिमिटेशन कमीशन, जो कि नॉर्मली एक स्टैट्यूटरी कमीशन होता है, डीलिमिटेशन एक्ट के तहत वो, है ना, कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, स्टैट्यूटरी कमीशन है, प्रेसिडेंट उसे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, है ना। तो वो जो डीलिमिटेशन कमीशन के ऑर्डर हैं, अब तक 2024 तक उन्हें क्वेश्चन नहीं किया जा सकता था। मेघराज कोथराई केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को एक्सप्लेन भी किया था कि हाँ, ऐसी जो इम्यूनिटी डीलिमिटेशन कमीशन को दी गई है वो इसलिए दी गई है ताकि कहीं हमारे जितने इलेक्शंस हैं वो परपिचुअली अबेयंस में या हॉल्ट में ही ना रह जाए, है ना। इलेक्शन पिटिशंस आती रहेंगी अदरवाइज, अगर डीलिमिटेशन कमीशन के ऑर्डर को आपने चैलेंजेबल बना दिया, राइट। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ है, किशोर चंद्र छगनलाल राठौड़ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, केसी राठौड़ केस, केसी राठौड़ केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो इम्यूनिटी दी गई है इट इज नॉट ए ब्लैंकेट इम्यूनिटी, यहां से सवाल वो बना सकता है। तो अब डीलिमिटेशन कमीशन के ऑर्डर्स को भी चैलेंज किया जा सकता है अगर वो उनके ऑर्डर्स मैनिफेस्टली आर्बिट्रेरी हो और इरिकंसाइलेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हो। अब ये कौन डिसाइड करेगा? अगेन कोर्ट डिसाइड करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से वो सवाल बनाएगा। एक अगली बात कि आर्टिकल 329 से ही एक इम्यूनिटी इलेक्शंस को भी दी गई है कि पार्लियामेंट के इलेक्शंस को और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन को आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, है ना। सच इलेक्शन कैन नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट एज पर आर्टिकल 329 cannot be called in question except by an election petition। आप क्वेश्चन कर सकते हैं नॉर्मल प्रोसीजर्स के थ्रू नहीं, आप इलेक्शन पिटीशन डालिए। और कहां इलेक्शन पिटीशन डालनी है? एज पर कॉन्स्टिट्यूशन क्या हाई कोर्ट में डालनी है, क्या सुप्रीम कोर्ट में डालनी है? नहीं, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन पिटीशन ऐसी जगह डालनी है ना, जो एप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर एक्ट बना करके प्रेस्क्राइब करे। पार्लियामेंट ने इसीलिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट लिखा हुआ है, डाला हुआ है। आरपीए एक्ट 1951 सेक्शन 83 एंड 86 ये इलेक्शन पिटीशन से ही डील कर रहे हैं, 82, 83, 86। इसमें यह बात लिखी हुई है भाई कि जो भी एमपी और एमएलए के इलेक्शन होंगे उन्हें हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी है ये बात, है ना। पार्लियामेंट चाहे तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को, है ना, इन्हें वो
इनके परव्यू से इलेक्शन पिटिशन को हटवाया भी जा सकता है बाय लॉ। बट पार्लियामेंट ने ये पावर अथॉरिटी किसे दी है? हाई कोर्ट को। आप हाई कोर्ट में जाइए, इलेक्शन पिटिशन डालिए, विद इन 45 days ऑफ द कैंडिडेट गेटिंग रिटर्न। एंड हु कैन फाइल एन इलेक्शन पिटिशन? इलेक्शन पिटिशन नीड्स टू बी फाइल्ड आइदर बाय द इलेक्टर हिमसेल्फ, कोई भी इलेक्टर, मतलब ऐसा नहीं होगा कि बरेली की कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक ऐसा व्यक्ति जिसने अहमदाबाद में वोट दिया हो वो जाकर के इलेक्शन पिटिशन बरेली के रिटर्न कैंडिडेट के खिलाफ दायर करे। ऐसा नहीं हो सकता है। वो बरेली का ही इलेक्टर होना चाहिए, या तो इलेक्टर खुद डाले या फिर कोई कैंडिडेट डाले, है ना, जो ओपोनेंट कैंडिडेट हो। 45 डेज के अंदर वो इलेक्शन पिटिशन डाल सकते हैं। देखिए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए भी ऐसा एक प्रोविज़न दिया गया है, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस एक्ट में, है ना, सिमिलर प्रोविज़न दिया गया है इलेक्शन पिटिशन का। प्रेसिडेंट के केस में इलेक्शन पिटिशन कौन डाल सकते हैं? या तो वो इलेक्टर जो 20+ इलेक्टर्स, है ना, 20 से ज़्यादा इलेक्टर्स अपना, है ना, अपनी पिटिशन में साइन करे, और प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को आप चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन वो विद इन 30 डेज होंगे, 20+ इलेक्टर्स। या फिर प्रोविज़न ये है कि जो ओपोनेंट कैंडिडेट हो, है ना, ऑपोजिट कैंडिडेट जो था, वो ऑपोजिट कैंडिडेट भी आए, वो इलेक्शन पिटिशन फाइल कर सकते हैं, वो अकेले कर सकते हैं ऑपोजिट कैंडिडेट यहाँ, है ना। तो अगर वो बोले कि प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस कैन बी चैलेंज्ड बाय एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, नो, ओनली बाय द इलेक्टर्स। तो जो MP MLA हैं, 20+ MP MLA इकट्ठे हुए, वो जो है इलेक्शन पिटिशन को चैलेंज उधर कर सकते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन को, सुप्रीम कोर्ट में लेकिन, और सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के, है ना, के कंटेक्स्ट में, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होगा वो कहाँ चैलेंज होगा? सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली। वाइस प्रेसिडेंट का कहाँ चैलेंज होगा? सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन MP MLA का कहाँ चैलेंज होगा? इन सच अथॉरिटी एज मे बी डिटरमाइंड बाय अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर। तो गाइज, ये हमारा मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव PYQ रिसर्च इनिशिएटिव रहता है ना। देखो, एक क्वेश्चन से हमने कितने सारे क्वेश्चन यहाँ डिस्कस किए। आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, छोटे छोटे वीडियोज होते हैं। और लेकिन ये तो देखिए, ये कुछ भी नहीं है, ये जो अभी लेक्चर आप देख रहे हैं ये इसी एक बड़ी सीरीज का पार्ट है। यहाँ आपको 150+ आवर्स में इसी तरीके से, भाई इसके बाहर UPSC कहाँ से पूछेगा, मुझे ये बताओ। करंट यहाँ कवर हो रहे हैं, स्टैटिक यहाँ कवर हो रहा है, बाकी सब यहाँ कवर हो रहे हैं, NCERT इधर कवर हो रही है। ये कोशिश ही की गई है एक फुल रिविजन ओरिएंटेड मॉड्यूल। तो अगर आप 26 या 27 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भाई आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। मैं आपको लेकिन लिमिट बता देता हूँ, कोर्स की एक्सपायरी होगी अभी, क्योंकि 26 में अगर मेरी वीडियो आप देख रहे हैं तो भैया CAPF का पेपर जिस दिन होगा, CAPF पेपर के, है ना, 10 दिन बाद तक कोर्स आपका वैलिड रहता है, क्योंकि बहुत सारे CAPF AC के जो एस्पिरेंट्स हैं वो भी इसमें एनरोल करते हैं। उसके बाद ये कोर्स एक्सपायर हो जाएगा, तो 27 के लिए आपको फिर से एनरोल करना पड़ेगा। हालांकि उसके लिए, है ना, डिस्काउंट्स आपको मिल जाएंगे उस टाइम पे। अभी भी ये डिस्काउंट में है ना, 6000 का 4 में आपको मिल रहा है, आप एनरोल कर लीजिए। एनरोल नाउ पे क्लिक करें, civilspot.in पे आप जाइए, है ना, आगे चलें। और दूसरी बात, बहुत सारे लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, जब भी आप civilspot.in पे लॉगिन करते हैं तो उसमें आता है कि दिस इज़ नॉट सिक्योर। वो इसलिए क्योंकि जो HTTPS की, है ना, जो सर्टिफिकेशन है, जब मैंने ये वेबसाइट बनाई थी उस टाइम मैंने खुद ही वो डोमेन वगैरह लिए थे, तो उसमें कुछ, है ना, थोड़ा सा इशू है। ऐसा नहीं है कि ये इनसिक्योर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इनसिक्योरिटी की वो इशू नहीं है। थोड़ा SSL सर्टिफिकेट्स में कुछ प्रॉब्लम था, है ना, शायद उस वजह से वो आ रहा होगा, कईयों को, है ना, आ रहा है। लेकिन वो कोई बड़ा इशू नहीं है, आपको कंटिन्यू टू साइट करना है और आप जो है कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी लर्निंग की जर्नी को। थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में बताते रहें कैसा ये सेशन रहा। टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज, लव यू ऑल, बाय।